हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस सब्जेक्ट का क्या लेके आ गई हूँ, मॉक टेस्ट 3 लेके आ गई हूँ और इसका सॉल्यूशन आपको फुल डिटेल्स में मिलने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी किया कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? सबसे पहला प्रश्न आ गया है जो कि बीमारी से संबंधित। तो पहली बात तो यहाँ किसके कारण पूछा गया है, तो कवक के कारण। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक प्रश्न और क्या पूछ लिया जाता है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि कवक के कारण तो क्या कौन सा रोग पैदा होता है, तो दाद खाज खुजली, जो कि हम बहुत बार बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन जो ये दाद खाज खुजली होता है ये किस कवक के कारण होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो किस कवक के कारण ये होता है दाद खाज खुजली वाला रोग? तो ये आपका हो जाता है, नाम लिख लीजिएगा, एस्कैरस एस्कैरस अस्केबीज। इसी कवक के कारण क्या हो जाता है, दाद खाज खुजली हो जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बात कर ले कि कवक में संचित भोजन किसके रूप में रहता है, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया, तो यहाँ पर वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि कवक में संचित भोजन क्या, तो कवक में संचित भोजन जो होता है वो किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजोन के रूप में होता है। किस रूप में, तो ग्लाइकोजोन के रूप में होता है। ये हो गया। और हाँ, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि दाद खाज कवक क्या हो जाएगा, एस्केरस अस्केबीज। लेकिन एक किसका और पूछ लिया जाता है, तो गंजापन का। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि गंजापन किस कवक के कारण होता है, होता तो कवक के कारण, लेकिन किस कवक के कारण, तो टीनिया कैपेटिस। नाम याद रखिएगा, टीनिया कैपेटिस। और क्या, एक किसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दम्मा का, दम्मा रोग का। तो दम्मा रोग किस कवक के कारण होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, तो एस्परजिलस। और आप लोग को हम इतना बार करवा चुके हैं कि जो रेगुलर सेशन से जुड़े होंगे उनको तो याद हो गया होगा। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, यही कवक के कारण क्या होता है, दम्मा रोग होता है। तो ये कवक से संबंधित जो भी प्रश्न था। कवक क्या करता है कि त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है और उससे त्वचा पर क्या हो जाता है, लाल रंग का गोले धब्बे पड़ने लगते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी, पुरानी नहीं पुरानी इसको कर लीजिएगा, पुरानी जीवित प्रजाति कौन है, यही आपसे पूछा गया है वृक्ष में। और ये आपका आ गया बोटनी का क्वेश्चन, क्योंकि आपका साइंस का सेशन में सारा मिक्स होता है, बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसलिए आप लोग टेंशन न ले कि क्या प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन हो जाएगा, ब्रिस्लोकन पायन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, ब्रिस्लोकन पायन इसका नाम है, ध्यान में रखिएगा। और जो ब्रिस्लोकन पायन है, ये पायन जो है ये पश्चिमी, कहाँ, तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के शुष्क क्षेत्र में उगता है ये वृक्ष। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से भी ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। वही अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे लंबा वृक्ष किसका है, तो कौन सा हो जाएगा, सिकोया का। तो इसमें पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष, संसार में सबसे लंबा वृक्ष क्या हो जाएगा, तो सिकोया का वृक्ष हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर पूछ ले इकोलिप्टिस, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आवर्त बीजी वृक्ष, आवर्त
बीजी वृक्ष क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। तो ये पॉइंट भी इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 पे आ गए हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यही आपसे पूछ लिया गया। तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, मजबूत कौन होगा, लेकिन यहाँ हमसे पूछ के क्या लिया गया है? सबसे छोटा हड्डी। तो जो छोटा हड्डी होता है वो कौन होता है? स्टेपिज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और स्टेपिज किसका हड्डी है? कान का हड्डी को कहा जाता है, कान की हड्डी। ठीक, ये हो गया कान की हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेपिज कहा जाता है। और इसमें अगर पूछ दे कि कौन सी अस्थि पाई जाती है कान की, किसमें? कान की हड्डी में कौन सी अस्थि पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? मैलियस। नाम याद रखिएगा, मैलियस इनकस, मैलियस इनकस और क्या? स्टेपिज। कान की हड्डी में यही अस्थि पाई जाती है, इस चीज को ध्यान में रखना है। हो सकता है ऐसे ही प्रश्न आपको पूछ दे। वही बात कर ले कि जांघ का हड्डी जो फीमर कहलाता है, जांघ की हड्डी क्या? फीमर। जांघ की हड्डी जिसे क्या कहते हैं? फीमर। वो क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। सबसे छोटी हड्डी यहाँ पूछा गया था, लेकिन शरीर का सबसे बड़ी हड्डी भी जान लेते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो जांघ की हड्डी, फीमर। वही और प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? तो प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मांसपेशी और अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? प्लस करके लिख देते हैं, समझ जाइएगा कि इसका जोड़ क्या कहलाता है। तो टेंडन कहलाता है, जो कि काफी बार पूछा गया। और वही अस्थि से अस्थि को जोड़ना, अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है लिंगामेंट्स। क्या कहलाता है? लिंगामेंट्स। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। वही बात कर ले अगर कि पूछ ले आपसे कि क्या कहता है अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? तो ओसिन प्रोटीन। ये भी ध्यान में रखिएगा। और बाकी हो गया अस्थि का। अगर आपसे अध्ययन पूछ ले कि अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अस्थि का कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। कौन लॉजी? तो ऑस्टियोलॉजी। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है 4 नंबर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? किसको? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। इस तरह से लिखाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? यही आपसे पूछ लिया गया है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब बात आती है तो इसे कहा जाता है एल्केन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, अब और आगे जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हाँ, अगर एल्केन न रहे, एल्केन की जगह क्या रहे? पैराफिन। क्या रहे? पैराफिन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन या फिर पैराफिन भी कहा जाता है। ठीक, चूंकि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें पैराफिन कहा जाता है। और इसमें विशेष प्रकार का गंध भी पाया जाता है। वही अगर आपसे पूछ ले एल्केन का सूत्र क्या होगा? एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो CnH2n + 2 हो जाएगा एल्केन का सूत्र। ठीक, और जो एल्कीन है, ऑप्शन नंबर ए है एल्कीन और एल्काइन। तो ये सब किसके अंतर्गत? ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो गया हमारा? एल्केन। ये भी क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। 5वें नंबर पर, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? ये हमारा प्रश्न आ गया है कि जो सभी अम्ल है वो धातुओं के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है?
तो ये जो उत्पन्न करता है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वही बात कर ले अगर हाइड्रोजन की, तो ये क्या है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ दे कि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन हो जाएगा, कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी। और आप लोग को यकीन मानिए, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको फुल डिटेल्स में बहुत अच्छे रूप से दिया जा रहा है। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कंटेंट अच्छे से अच्छा देना मेरा काम है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन का। और क्या हाइड्रोजन से पॉइंट जान सकते हैं, तो हाइड्रोजन का खोजकर्ता अगर पूछ दे कि खोजकर्ता कौन होंगे, तो खोजकर्ता कौन, हेनरी कैवेंडिश, ये नाम ध्यान रखिएगा। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन से देख लीजिए कितने सारे और पॉइंट बन रहे हैं। और हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का क्या है, अनिवार्य अंग है। क्या है, अनिवार्य अंग है। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान में रख सकते हैं। वही बात कर ले, खोज तो हम जान ही गए। फिर क्या होता है, जो सूर्य और तारा का 3/4 भाग भी किसका बना हुआ है, तो ये भी तो हाइड्रोजन का ही बना हुआ है। इसीलिए, और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। और हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवारा गैस। और हाइड्रोजन को ही क्या कहा जाता है, सबसे हल्की गैस भी। और दूसरे नंबर पर हीलियम आता है, लेकिन पहले नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन। तो इतना सारा पॉइंट आपका क्या हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन से बन गया। अगर आप समझना चाहते हैं कि जो सभी अम्ल हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, तो वो हाइड्रोजन। तो एग्जाम्पल के रूप में एक लिख सकते हैं कि जैसे कि कॉपर को ले लीजिए, तो जिसका क्या संकेत होता है, Cu। और इसका अभिक्रिया किससे कराइए, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। तब आपको क्या प्राप्त होगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट, और क्या आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो इसलिए यही अभिक्रिया होता है। चलिए अब आ जाइए 6 नंबर प्रश्न पे, देख लेते हैं कि 6 में क्या है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है, यही आपसे पूछा गया है। किसका, तो कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, तो कार्बन को C से डिनोट करते हैं। और इसका कितना प्राकृतिक समस्थानिक होता है, तो 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑलरेडी। कौन कौन, तो C12, C13 और C14, यही है जो क्या है, कार्बन का 3 प्राकृतिक समस्थानिक है। ठीक, वही बात कर लें, जो कार्बन का समस्थानिक का अनुपात है, इसी को मापकर क्या किया जाता है, प्राचीन तथा पुरातात्विक अवशेषों की आयु मापी जाती है। इसको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दी। वहीं कार्बन क्या है, एक अधातु है, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कार्बन क्या है, तो एक अधातु है। और क्या, इसकी परमाणु संख्या अगर पूछ ले कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगी, तो 6 हो जाएगी, 6 होती है। और कार्बन की अगर संयोजकता पूछ ले कि संयोजकता कितना होता है, वैलेंसी तो कितना होता है, तो ये होता है 4, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। और क्या, कार्बन का 2 अपरूप पूछ लिया जाता है, तो कितना अपरूप होता है ये पहले, तो कार्बन का 2 अपरूप। और 2 अपरूप कौन सा, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया, तो हीरा और ग्रेफाइट। हीरा एवं ग्रेफाइट ही हैं जो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, और वो भी रवादार अपरूप। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब बढ़ जाइए 7वें प्रश्न की ओर। कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कोयले का जलना जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपका है संयोजन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कोयला जलकर क्या करता है, वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। यानी कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कोयला जलकर क्या करता है, वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
इसलिए ये क्या है, कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि कोयला में मुख्य रूप से होता क्या है, तो मुख्य रूप से तो कार्बन ही होता है ना, तो मुख्य रूप से क्या होता है इसमें, कार्बन, ये जान गए। और वही कोयला की बात कर ले तो कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो पूछ लेगा कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोयले को कहा जाता है। ठीक, और क्या जान सकते हैं, कोयला का उपयोग कोल गैस बनाने में होता है या फिर इंजन भट्ठी से ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये, और बाकी कोयला का 4 प्रकार होता है, जो कि ज्योग्राफी में आपको कितना बार बताए हैं कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और लिग्नाइट को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। ये सब ज्योग्राफी में आपको हम बहुत बार बता चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी फिल इन द ब्लैंक्स से क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी को मनुष्य जाति का एक पुरुष को उनके एक शुक्राणु किससे प्राप्त होता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये किससे प्राप्त होता है, माता से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। वही बात कर ले कि मनुष्य में अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, तो 46 होती है। ये तो पता होगा बहुत सबको। तो यदि वही क्या होता है, युग्मनज में 23वीं जोड़ी XX होगा तो संतान लड़की होगी, और यदि युग्मनज में 23वीं जोड़ी XY होगा तो संतान लड़का होगा। ये सब नॉर्मल बातें, ये सबको पता होगा। और एक प्रश्न क्या बार बार पूछ लिया जाता है कि जो पुरुष का गुण सूत्र होता है, ऐसे नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि संतान में लिंग निर्धारण, संतान में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन होता है, यही पूछा जाता है। तो संसार में लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो क्या होता है, पुरुष का गुणसूत्र, पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। चलिए अब बढ़ जाइए 9वें प्रश्न की ओर, देख लेते हैं हमारा 9वां प्रश्न क्या है। तो 9वां प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था को पूछा गया और कौन सा नाम, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम। तो पदार्थ की ये 5वां अवस्था को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, पंचम। तो पंचमी अवस्था ही क्या है, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। वहीं बात कर ले कि चौथी अवस्था कौन सी है, क्या है, तो चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और बाकी जो अवस्था है आपको पता है कि कौन, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था है। चौथा पचमा आपको बता ही गए। ठोस, द्रव, गैस, ये सब का तो आप परिभाषा लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठोस में क्या हो गया, जैसे लोहा हो गया, कुर्सी हो गया। द्रव क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो गया, पानी हो गया। गैस में पता है कि ऑक्सीजन हो जाएगा, हवा हो जाएगा। ये सब तो आपको बच्चा वाला चीज़ है, ये तो आपको पढ़ाने और लिखाने का ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। और आपको पता है कि संसार का सभी वस्तु क्या है, पदार्थ से ही बना हुआ है। तो यहाँ हमसे 5वां अवस्था पूछा गया था तो उसका नाम जान गए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 10 पे। 10 में देख लेते हैं क्या है, खाली स्थान वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध किसका उत्पादन करती है। तो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, और ये कौन सा पदार्थ है यही आपसे पूछा गया। तो ये जो पदार्थ है एंटीजन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इसको एक चीज और भी कहा जाता है, एंटीजन को क्या कहा जाता है, तो एगोली, एक मिनट अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप लोग को नोट डाउन करने में कोई परेशानी नहीं हो। एग्लूटिनोजेंस, हो सकता है ये नाम बहुत कम लोगों को पता हो, इसलिए बता दिया जा रहा है कि एग्लूटिनोजेंस एंटीजन को ही कहा जाता है। और एंटीजन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं।
कौन प्रोटीन होते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? हस्तांतरित होते रहते हैं। और आपको पता है कि मनुष्य में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं। आप लोग भी नोट डाउन साथ ही साथ करते जाइएगा, क्योंकि इतने अच्छे से डिटेल आप ही लोग के लिए दिया जाता है, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा के निकल सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग का बस एक भी प्रश्न न छूटे, खास करके इम्पोर्टेंट प्रश्नों का। तो आप लोग नोट्स बनाइएगा तो रिवीजन करने में आप ही को आसानी होगा। तो 2 प्रकार का एंटीजन में कौन? एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर बात कर ले कि रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? तो सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह। और बात आ जाएगा किसका? रक्त समूह ए बी का, रक्त समूह ए बी का। तो ये क्या हो जाता है? सर्वग्राही। क्योंकि सर्वग्राही क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कहता है कि सब सेल्फिश है ए बी वाला, ऐसे मतलब क्योंकि ये सबसे ग्रहण कर लेता है। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11। कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण है? कौन सा रोग पूछा गया? इबोला रोग। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये जो रोग है विषाणु के कारण। कौन से कारण? तो विषाणु के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। वही बात कर ले कि इबोला जो नाम है रोग का, ये मतलब नाम किस पर पड़ा है? तो कांगो नदी का नाम सुने हैं, और कांगो की एक सहायक नदी है, कांगो की एक सहायक नदी है, उसी के नाम पर इबोला के, कांगो की एक सहायक नदी का नाम क्या है? इबोला। और उसी नदी के नाम पर ये रोग मतलब नाम पड़ा है। और यह रोग किससे होता है? पसीना और लार से फैलता है। किससे फैलता है? तो पसीना और लार से। ठीक, इसका लक्षण क्या है? इबोला रोग किसी को हो जाता है तो कि उल्टी, लैट्रिन, बुखार, सिर दर्द, मतलब आँख क्या बोलता है, आँख लाल हो जाना, गला में कफ होना, ये सब क्या कहला जाता है कि इबोला रोग का कारण बनता है, और वही उसका लक्षण बनता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आपसे और पूछे कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन है, तो आपको पता है एड्स, जो कि HIV विषाणु के कारण होता है, ये बता भी चुके हैं। डेंगू वायरस के कारण होता है। पोलियो, ये सब क्या है? विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। इन्फ्लुएंजा, तो ये सब विषाणु के कारण ही होने वाले रोग हैं। अब बढ़ जाते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आ जाइए 12वें, और यहाँ पर 11 प्रश्न कंप्लीट हो गए, और देख लिए कि 11 प्रश्न से हम लोग और कितनी सारी जानकारियाँ जान गए। चूंकि प्रश्नों का कलेक्शन तो 20 ही लाया जाता है आप लोगों के लिए, लेकिन फुल डिटेल्स से कराया जाता है। तो सोच लीजिए आपको एक प्रश्न में और कितने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो आ जाइए 12 नंबर प्रश्न पे। कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? यानी कि जो प्राकृतिक अम्ल तो है, लेकिन क्षारक संकेतक नहीं है। तो अगर आप लोग को अम्ल क्षार लवण पढ़ना है, तो परसों ही संडे स्पेशल में आपको करवाया गया है अम्ल क्षार लवण, तो जाके वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाया जा रहा है हर विषय का, संडे स्पेशल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर लीजिएगा। वही बात कर ले, जो पूछा क्या गया कि नहीं है, यानी तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन है। तो लाल गोभी का पत्ता है, जिरेनियम का फूल भी है, और क्या कहता है, पेटूनिया का फूल भी जो है क्षारक संकेतक है। लेकिन जो नहीं है वो है अजवाइन का पत्ता। अजवाइन आप लोग नाम सुने होंगे किचन में। वही बात कर ले, और इसमें क्या जान सकते हैं? अम्ल से आपको बता दें कि अम्ल क्या करता है, कि क्या करता है अम्ल? नीला न्यूट्रस पेपर पर क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार है जो लाल न्यूट्रस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं हम टॉपिक वाइज सेशन में फुल डिटेल्स के साथ। आ जाइए 13 नंबर प्रश्न पर। किस जीव के दांत नहीं होते हैं? यानी कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो सबसे पहले जानिए किसका किसका दांत होता है। तो घोड़ा का होता है, सुअर का होता है, कुत्ता का होता है।
तो कुत्ता का तो बहुत लोगों से पाला पड़ गया होगा, काट लेता है तो पता ही है कि उसका दांत होता है, लेकिन जिस कछुआ का दांत नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, वही बात करें कि कछुआ किस वर्ग में आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो कछुआ आ जाता है आपका सरीसृप वर्ग में, सरीसृप वर्ग में, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कछुआ जो अपने आप को किसके आवरण में ढक के रखता है, तो ये आपको किसके आवरण में ढक के रखता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण में। इसका जो ऊपरी भाग होता है तो उसी जो आवरण बना हुआ होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण से ढका होता है। कौन? कछुआ। ये पॉइंट भी ध्यान में रख सकते हैं। और सरीसृप पर वहीं बात कर ले अगर कछुआ का जीवन काल की, कि ये जीवन काल कितना होता है, जीवन काल इसका कितना होता है, तो 80 से 150 वर्ष तक ये जीता है, लास्टली 150 वर्ष तक, और 80 से स्टार्ट है। तो और ये ही जान गए। बाकी तो मनुष्य में कितना दांत होता है, 32। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4, जो कि आपको हम बता चुके हैं। यहाँ जंतु का पूछा गया था तो जंतु से संबंधित बताया गया। अब आ जाइए 14 नंबर प्रश्न पे। और यहाँ 14 नंबर प्रश्न पे अगर बोलना चाहेंगे कि अगर आपको मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ लोग तो करते हैं पर बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो सेशन से संबंधित अगर कोई भी कमेंट हो तो आप लोग ज़रूर कीजिए, फालतू का मैसेज नहीं, बस पढ़ाई रिलेटेड होना चाहिए, इस सेशन से संबंधित होना चाहिए। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जाके जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, यही पूछा गया है कि किस किस से, यकृत और अग्नाशय से। तो ये कौन करता है, छोटी आंत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और यकृत से निकलने वाला पितरस क्या करता है, भोजन को छोटी आंत में क्षारीय बनाता है। इसको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। और अग्नाशय से ही क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस है जो छोटी आंत में पहुंचता है। वहीं मनुष्य के आंत की अगर लंबाई पूछ ले कि आंत की लंबाई, तो आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। और क्या जा सकते हैं, छोटी आंत 3 भाग में विभक्त होता है, पहला ग्रहणी, दूसरा क्या कहता है जेजुनम, और तीसरा क्षुद्रांत। इंग्लिश में पढ़िएगा तो कुछ और मिलेगा, हिंदी में बता रहे हैं ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ये तीनों छोटी आंत में क्या होता है, मतलब विभक्त होता है। बड़ी आंत का वही बात कर ले अगर, तो बड़ी आंत ये लिख सकते हैं कि जो बड़ी आंत है कोई एंजाइम स्रावित नहीं करता है, कोई एंजाइम स्राव नहीं करती है, स्राव नहीं करती है। और बड़ी आंत का भी 3 भाग ही होता है, सिकम, मलाशय, कोलन। ये सब फुल डिटेल में जो भी पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो सिकम, मलाशय, कोलन किसका होता है, बड़ी आंत का ही 3 भाग होता है। और क्या जान सकते हैं, चलिए इसमें इतना ही, जैसा प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इतनी जानकारी काफ़ी है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं, तो ये तो सबको पता होगा कि 7 रंग निहित होता है। जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है और अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है, और उसके साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में जब बट जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि हम आपको बता चुका है। अब प्रकाश का भिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें ऐसा कुछ लिखने वाला पॉइंट तो है नहीं। हाँ, अगर नोट कर सकते हैं तो एक चीज नोट कर सकते हैं कि प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में, किसमें, प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण, किसका, बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है,
सबसे अधिक होगा और जो लाल रंग का विक्षेपण है वो सबसे कम होगा। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा। ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए, तो आप लोग भी साथ ही साथ बार बार बोलते हैं कि नोट डाउन करते चलिए, अपना नोट्स खुद तैयार करिए, रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगा। और हम तो बोल भी देते हैं, इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हैं आप ही लोग के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। अब आ जाइए 16 पे। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? कौन जानवर? अंडज जानवर। तो इसमें तो प्रश्न में ही आंसर देखिए आपका मिल गया। अंडज किसको कहेगा? अंडा देने वाला जानवर को कहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो वही हो गया। और पक्षी वर्ग जो होता है, कौन वर्ग? पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग ही क्या होता है? अंडज में आता है। अंडज होते हैं, चूंकि ये अंडा देते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। तो पक्षी वर्ग जो आता है, वही पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं, पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं, ये कौन से जंतु होते हैं? तो नियत तापी जंतु। नियत तापी जंतु। अब आप लोग सर्च मार के पढ़िएगा कि नियत तापी जंतु क्या होते हैं। और क्या, वही बोल दे कि सबसे छोटा अंडा किसका होता है? तो सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड। और इसी का अंडा क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो ये एक पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाइए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर है 17। तो मायोपिया का दूसरा नाम पूछ लिया गया है। बताइए, एक नाम तो याद रखा भी नहीं जाता है स्टूडेंट लोग को, और यहाँ 2-2 3-3 नाम आपको पढ़ने का हो जाता है। पर क्या करिएगा, पढ़ना है तो नाम तो ध्यान में रखना होगा। तो मायोपिया का जो दूसरा नाम है वो क्या है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको नज़दीक का वस्तु तो दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। इसमें अपोजिट है, यानी कि सोचिए निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला नहीं दिखेगा, निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। वहीं दूर दृष्टि दोष की बात कर ले तो इसमें आपको दूर वाला दिखेगा लेकिन निकट वाला नहीं दिखेगा, यानी अपोजिट होता है। और निकट दृष्टि दोष का अगर वही बात कर ले तो इसी का दूसरा नाम मायोपिया है। मायोपिया का ही दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया किसका दूसरा नाम है? तो दूर दृष्टि दोष का। तो हाइपर मेट्रोपिया किसका नाम है? तो दूर दृष्टि दोष का। ये भी याद रखिएगा। और क्या जान सकते हैं? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका? अवतल लेंस का यूज किया जाता है उपचार के लिए, अवतल लेंस का। और ये जो होता है इसके लिए दूरदृष्टि दोष के लिए, इसके लिए उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। और जरा दृष्टि दोष अगर किसी को रहेगा तो उसके लिए, तो जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज होता है। किसका? द्विफोक्सी लेंस का। और इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं? तो स्वस्थ आँख के लिए पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि है कौन सी गैस सोडा वाटर पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? यही आपसे पूछा गया। तो आपको अम्ल में भी हम बताए हैं कि सोडा वाटर में कौन सा क्या होता है। हाँ, सोडा वाटर अम्ल में कौन सा, सोडा वाटर पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लेकिन यहाँ आपसे गैस पूछ लिया गया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और क्या इसमें जान सकते हैं? तो हाँ, ये तो अम्ल से संबंधित आ गया। तो अम्ल से ही संबंधित कुछ और जान लेते हैं कि कपड़ा से जंग का धब्बा हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, जो कि टमाटर में भी पाया जाता है। और
टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, अंगूर और इमली में पाया जाता है। तो ये सब पॉइंट आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, और बहुत लोगों को तो पता भी होगा। अब देखिए 19वें नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले जो भी इस सेशन को रेगुलर देखते होंगे या देखेंगे, तो उनके लिए 3 प्रश्न है जो कि डेली पूछा जाएगा। तो आज हमारा साइंस का सेशन है, तो आज साइंस का ही प्रश्न रहेगा, और आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं। जितना मन से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग उतना मन से पढ़ रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। और हाँ, आपसे वही प्रश्न भी पूछा जा रहा है जो कि हम बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। तो आपको ये तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अब आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि ऑक्सीजन का खोजकर्ता कौन है। ऑक्सीजन गैस का खोजकर्ता कौन है, ये बताना है। बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन जो भी देखते हैं उनको सबको जवाब देना है। तीसरा प्रश्न है कि पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है। पारा युक्त जल पीने से रोग का नाम बताना है। ये तीनों प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। अब आ जाइए आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि क्या है, कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये होता है राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का ही काम करता है। और इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम न्यूक्लियक अम्ल से और प्रोटीन से बना संरचना है, जिस पर क्या होता है, कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, और इसको ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए ही उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और वहीं बात कर लें माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, या पावर हाउस कह सकते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और गोल्गी का को क्या कहा जाता है, तो यातायात का प्रबंधक, यातायात का प्रबंधक। वही लाइसोसोम की बात कर ले तो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ये सब संज्ञा दी गई है। तो वही चीज आपको चारों का बता दिया गया। चलिए अब आ जाइए आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर, कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण है। यानी जाहिर सी बात है एक ही होगा, 3 ऑप्शन गलत दिए होंगे। तो यह विद्युत का सुचालक होता है, तो नहीं। यह मृदु होता है, नहीं। यह देखिए क्या लिखा गया है, इसको सही कर लीजिए यहाँ पे। इसका गलनांक उच्च होता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण के रूप में आता है। यह जल में घुलनशील होता है, तो नहीं। वही पूछ ले इसका रासायनिक सूत्र किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, तो SiO2 हो जाता है इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। ठीक, और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में?